सर, बांग्लादेश के पुजारी जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कमल जी, जो इस्कॉन के मुख्य पुजारी हैं बांग्लादेश के अंतर्गत, चिन्मय कृष्ण महाराज जी, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है बांग्लादेश के अंदर में, वह गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि वो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश की सरकार के द्वारा, बांग्लादेश के अंदर पनप रहे कट्टरपंथियों के द्वारा जो की जा रही थी, उसका वो प्रतिकार पुरजोर ढंग से कर रहे थे। वो हिंदुओं को संगठित करके उनके अत्याचार का वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे थे। यही वजह है कि लोकतांत्रिक तरीके से धर्मनिरपेक्षता को पुष्ट करने के लिए जो प्रयास स्वामी जी का था, उसको धता बताते हुए, उसको कुचलने का काम करते हुए, उन पर राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का मुकदमा डाल करके बांग्लादेश की तथाकथित अंतरिम सरकार ने उनको जेल के अंदर बंद किया। मैं आपको बताऊं कि स्थिति तो तब हास्यास्पद हो गई जब बांग्लादेश के एक उच्च न्यायालय के अंदर में, हाई कोर्ट के अंदर में, जब उनकी बेल के लिए याचिका लगाई गई, तो वहां पर जो सरकार के जो मुख्य, यानी कि जो हमारे यहाँ जिनको आप एडवोकेट जनरल कहते हैं, उसी तरह का जो वहां का अटॉर्नी जनरल कहलाते हैं, वो उस वकील ने कहा कि इस्कॉन पे ही बैन लगा देना चाहिए। इस्कॉन बांग्लादेश के अंदर किसी भी तरह का गतिविधि नहीं करे, उस पर बैन लगा देना चाहिए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय जो बांग्लादेश की थी, उसने कहा कि यह जो कदम है होगा वो जल्दीबाजी में उठाया गया कदम होगा, लिहाजा इस दलील को फिलहाल कंसीडर कोर्ट ने नहीं किया है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस्कॉन के एक्टिविटी को, हिंदुओं के पूजा पद्धति को बंद करने की कवायद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शुरू कर दी है, कट्टरपंथियों के दबाव में या कट्टरपंथियों के प्रभाव वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो है, वो हिंदुओं का और जो दूसरे धर्म के जो लोग वहां रह रहे हैं, उनके पूजा पाठ, उनके जो उपासना की पद्धति, उस पर बैन लगाने का, उसको कुचलने का प्रयास कर रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ और उसका संविधान बना, तो वह एशिया में वो पहला देश था जहां की सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल हुआ और उसका संविधान सेकुलर संविधान था और उसके संविधान की जो फंडामेंटल पॉलिसी थी वो सेकुलरिज्म पर आधारित था। और बांग्लादेश के संविधान के सेकुलरिज्म को देखते हुए भारत के संविधान में 42nd अमेंडमेंट लाया गया और सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। यानी कि बांग्लादेश के संविधान के पहले भारत के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द नहीं था और 42nd अमेंडमेंट बांग्लादेश के एग्जिस्टेंस में आने के बाद, वहां के सेकुलर संविधान को देखने के बाद भारत के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द लाया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि आज भी बांग्लादेश का जो संविधान है वह सेकुलर संविधान है। वहां की जो सरकार की जो पॉलिसी 5 अगस्त 2024 के पहले जो थी, यानी कि ये तथाकथित इंटरिम गवर्नमेंट के आने के पहले वो सेकुलरिज्म के पॉलिसी पे चल रही थी। लेकिन अचानक जो बदलाव बांग्लादेश के अंदर में आए, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दे दिया गया और एक पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि मुस्लिम रिलीजन, वहां की तो पहले से ही स्टेट रिलीजन थी वो, लेकिन उनके तंत्र पे, सारे तंत्रों पे हावी हो गया। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो पड़ोसी मुल्क भारत है, वहां के हिंदू बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदुओं पर होते अत्याचार को देख करके उनके अंदर जो स्वतः जो प्रतिक्रियाएं आएंगी, उनके बारे में क्या भारत के संसद के अंदर जो आज विपक्षी पार्टियां हैं, उसको किस तरह से अनदेखा कर रही है? उन्हें अपने देश में सेकुलरिज्म तो नजर आ रहा है,
लेकिन जो बांग्लादेश का जो सेकुलरिज्म है, जिसको कॉपी भारत की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया, और आज उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सेकुलरिज्म भारत के अंदर किस तरह से एक पंथ के द्वारा तार तार किया जा रहा है, पड़ोसी मुल्कों में तार तार किया जा रहा है, उस पर इनके तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई जा रही है। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि सेकुलरिज्म को ढोने की जिम्मेवारी सिर्फ भारत के हिंदू समाज पे है। क्या सेकुलरिज्म को आबाद रखने की जिम्मेवारी भारत के अंदर रह रहे दूसरे संप्रदाय के लोगों पे है या नहीं है? तो जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो भारत के अंदर जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, खासकर जो मुस्लिम वर्ग से जो लोग आते हैं, क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में आवाज बुलंद करें? इसका मतलब तो यह हुआ कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वोट के चक्कर में हिंदुओं पर दूसरे मुल्क में जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर चुप्पी साध करके बैठना, क्या ये सेकुलरिज्म के सिद्धांत को तार तार करने का उनका कॉन्डक्ट है या नहीं है? प्रश्न ये उठता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर कांग्रेस और जो लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरह से मुसलमानों के वोट का ध्रुवीकरण कर अपने पक्ष को मजबूत करना। लेकिन वो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को यह नहीं सलाह देते हैं कि जो हिंदुओं पर बांग्लादेश के अंदर में अत्याचार हो रहा है, वहां इस्कॉन के स्वामी जी को जो देशद्रोह और राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया है, वहां पर हिंदुओं के पूजा पद्धति को बैन करने की जो कवायद शुरू हो गई है, क्या उसका विरोध करना इनका संवैधानिक दायित्व तो नहीं है? क्या इनका मोरल दायित्व तो नहीं है? यह प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता के समक्ष रखना चाहता हूं। तो एक जो छद्म सेकुलरिज्म का जो एक परिभाषा है, उस परिभाषा को गढ़ने की एक कवायद है। सेकुलरिज्म पालन करना सिर्फ हिंदुओं का दायित्व है, दूसरे धर्म के लोगों का दायित्व नहीं है। इससे तो यही जग जाहिर होता है। तो कहने का मतलब है कि आज भारत के अंदर जो वक्फ बोर्ड पर जो चिल्ला चिल्ली संसद के अंदर विपक्षी पार्टियां पिछले 3 दिनों से कर रही हैं, उसका क्या औचित्य है? जो अपने अधिकार के लिए सजग हैं, तो उन्हें हिंदुओं के अधिकारों के प्रति भी सजग होना चाहिए, तभी तो सामाजिक समरसता कायम होगी। अगर हम एक दूसरे के दर्द को नहीं शेयर करेंगे तो फिर जो सेकुलरिज्म है, वो सेकुलरिज्म संपुष्ट कैसे हो पाएगा? तो जो भारत के अंदर मुस्लिम समाज के लोग रह रहे हैं, जो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी हैं, उन्हें एक कदम आगे आकर के बांग्लादेश के अंदर में जो हिंदुओं पर अत्याचार है उसका प्रतिकार इन्हें करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। भारत के अंदर जो बांग्लादेश के अधिकारी हैं उनके समक्ष उन्हें अपनी बातें रखनी चाहिए कि मानवता के नाते हिंदुओं पर ही अत्याचार बंद होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह एक अपील भी करना चाहता हूं मुस्लिम समाज के लोगों से, ताकि हमारा जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे, कायम रहे। अब दूसरी बात आती है कि जब भारत के अंदर में आज एक दूसरी भी चर्चाएं हैं समाज के अंदर में कि हिंदू समाज आज अपने पुराने उन मंदिरों को लेकर के सजग हो चुका है जो मुस्लिम आक्रांता विदेश से आए और उन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों को अपने कब्जे में करके उसको मस्जिद का रूप देने का या वो इस्लाम के हिसाब से उपासना स्थल बनाने का काम किया। आज जैसे कि आपने देखा कि अभी संभल के अंदर में या अजमेर शरीफ के अंदर में जो मुकदमे आए हैं हिंदू समाज के लोगों के द्वारा जो दाखिल किया गया है, उसको लेकर के काफी आवाज उठाई जा रही है। मैं वह कदम सही है गलत है मैं उस पर जानने के बजाय मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ऐतिहासिक तथ्य हैं अजमेर शरीफ दरगाह के बनिस्पत मैं उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि एक हरविलास शारदा नामक विद्वान के द्वारा एक किताब लिखी गई, अजमेर
हिस्टोरिकली एंड डिस्क्रिप्टिव, वो उस किताब का नाम है। 1911 में इस किताब का पब्लिकेशन हुआ और उस किताब में हरविलास शारदा जी ने अजमेर दरगाह के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है कि अजमेर दरगाह किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया और जब दरगाह आया उसके पहले उस जगह का स्वरूप क्या था। इन तमाम तथ्यों को उन्होंने और बड़े ही डिटेल्ड हिस्टोरिकल फैक्ट, ज्योग्राफिकल फैक्ट और आप कह सकते हैं कि वो जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट है सबका हवाला देते हुए उन्होंने उस जगह को कहा कि दरगाह बनने के पहले यहां एक मंदिर हुआ करता था और ऐसा उन्होंने उस किताब में पूरी डिटेल दी है। अब सबसे पहले मैं बताऊं कि जो लेखक उस किताब के हैं जो हरविलास शारदा जी, वो कौन थे। हरविलास शारदा जी जो स्टेट असेंबली थी उस वक्त की, उसके वो मेंबर थे। वो जज की भी भूमिका में रहे हैं और पॉलिटिशियन की भी भूमिका में रहे हैं। वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनकी कई किताब जो राजस्थान के इतिहास को उजागर करता है, राणा सांगा के इतिहास को उजागर करता है और हिंदू सुपीरियोरिटी नामक उनकी किताब है, उसको बहुत डिटेल में उजागर करता है। तो हरविलास शारदा एक उम्दा किस्म के विद्वान व्यक्ति थे। उनकी असीम जानकारी थी और वो बहुत लंबे समय तक अजमेर के अंदर उनका निवास रहा है और 1929 में वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 को ड्राफ्ट करके और असेंबली में पास करा करके लागू कराने का काम किया था। तो मैं इस हरविलास शारदा के बैकग्राउंड के बारे में कहना चाहूँ, क्योंकि मैंने कई जगह डिबेट सुना कि उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता है, इसीलिए मैंने हरविलास शारदा के विषय में अध्ययन करने की कोशिश की और अध्ययन करने को उपरांत पता चला कि हरविलास शारदा एक का जो टाइटल था दीवान बहादुर, यानी कि उनका सीधे ताल्लुक जो था वो जयपुर राजघराने से था और उनका जो एक रसूख था वो बहुत बड़ा रसूख था। इसीलिए मैंने कहा कि वो लेखक के साथ साथ जज भी रहे हैं और वो एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहे हैं। तो उनकी जो किताब है अजमेर हिस्टोरिकली एंड डिस्क्रिप्टिव, उसको हल्के में कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने अकाउंट दिए हैं अजमेर के हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में, उसको चुनौती 1955 में उनका डेथ हुआ, तब तक किसी विद्वान ने उनकी किताब के जो फैक्ट्स हैं उसको चुनौती नहीं दिया। उसके बाद भी चुनौती नहीं दिया गया। आज पहली बार है कि एक उस किताब को आधार में रख करके सूट फाइल किया गया है अजमेर दरगाह को लेकर के कि अजमेर दरगाह के पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर पर जो भी याचिका करता है उसने क्लेम किया है एज ए डिवोटी। इसलिए अदालत को तय करना है कि जो सूट फाइल किया गया है उसमें कितना दोष है, कितना मेरिट है और नहीं है। मैं सिर्फ बैकग्राउंड बताया कि सूट फाइल करने का जो आधार है उसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है और उसको इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि हरविलास शारदा नामक व्यक्ति कौन व्यक्ति था, वो साधारण व्यक्ति होगा। इसीलिए मैंने हरविलास शारदा जी के बारे में कुछ बातें कहने की कोशिश की। अब प्रश्न ये उठता है कि आज जो जिस मुकाम पे ये जो मंदिर मठ की जो लड़ाई चल रही है, इसके लिए मुस्लिम समाज को भी अपनी दरिया दिली दिखानी होगी, उनको उदारता दिखाना होगा, ताकि जो जेन्युइन क्लेम हिंदू समाज का है उस पर उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि हमारा जो परस्पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो हमारा सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत रहा है, वो बरकरार रहे। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजाई जाती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती है। इसलिए सांप्रदायिकता को उन्नत बनाए रखने के लिए, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए हमारे भारतीय समाज के अंदर जितने भी संप्रदाय के लोग रह रहे हैं
उनको एक साथ कदम ताल करके और आपसी समन्वय से इन सारी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। इसी में हमारे लोकतंत्र का, इसी में हमारे समाज की भलाई है। इसीलिए जो अदालती कार्रवाई की जा रही है उस पर बाहर के लोगों को बिना किसी फैक्ट्स को वेरीफाई करने किए बगैर उस पर कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि वक्फ बोर्ड पर जो बहस चल रही है उन तमाम विपक्षी दलों को बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में भी सोचना चाहिए। जो अजमेर शरीफ का वाकया है उसको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो याचिकाकर्ता ने जो बातें लिखी है उसमें कितना दम है, इस पर भी विचार होना चाहिए। उसी तरह से अन्य उत्तर प्रदेश में भी एक जगह मस्जिद पे दावा पेश किया गया है जो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। इन तमाम बातों के लिए हमें अदालती फैसले का इंतजार करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसको बहाना बना करके समाज के ताना बाना को विकृत करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। तो कमल जी, ये जो आपने जो प्रश्न किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार या किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार जब कभी रही केंद्र में, उसने हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की। उसका एक जीता जागता उदाहरण है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उस एक्ट का जो सेक्शन 3 और 4 है वो हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता पर कितना बड़ा कुठाराघात है जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि उस एक्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कई हिंदूवादी संगठनों ने चुनौती दी है, वो विचाराधीन है, उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जितने भी वाद जिला अदालतों में पेंडिंग हैं, हर जगह मुस्लिम पक्ष के लोग प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर के उन तमाम सूट को खारिज कराने की कवायद करते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि बजाय इसके कि आप सूट को खारिज करवाएं, आप क्यों नहीं हिंदू पक्ष को एक कदम आगे बढ़ करके उन्हें उनका मंदिर सौंप देते हैं। तो कहने का मतलब कि 1991 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और उस एक्ट को पास करके और हिंदुओं के धार्मिक आजादी का खुलकर हनन किया गया। कहने का मतलब कि जितना धार्मिक आजादी दूसरे समुदाय के लोगों के लिए है उतनी ही धार्मिक आजादी भारत के अंदर में हिंदुओं के लिए भी है। लेकिन वह जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है वह हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधे कुठाराघात है। इसलिए यह आवश्यक है कि इन तमाम बिंदुओं का बहुत ही गंभीरता से इन पर चिंतन होना चाहिए, इन पर विमर्श होना चाहिए ताकि इसका एक अस्थायी समस्या निकल करके सरकार के स्तर पर, संसद के स्तर पर या माननीय न्यायालयों के स्तर पर लेकिन अवश्य निकलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।